हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 33। गोलू का गुस्सा नवरतन ने मंगल फूफा पर उतारा। मार खाकर मंगल फूफा उठे और कराहते हुए कहा, अबे गोलू, साला जब से तुम मिले हो हमारा तो आतंक ही खत्म हुई गवो। तुम्हारे बाप से लेकर साला तुम्हारे पड़ोसी तक हर कोई हम पे हाथ साफ कर देता है। अरे हम का कोनो मंदिर का घंटा है कि जब मन किया बजा दिया हमें। मंगल फूफा को रोते देखकर गोलू ने गुस्से से नवरतन को देखा और चिल्लाकर उसकी तरफ आते हुए कहा, ए नवरतन चचा। गोलू ने पहले गुस्से से कहा, लेकिन नवरतन के हाथ में छुरा देखकर एकदम से उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसने नवरतन के सामने आकर कहा, का चचा, काहे इतना गुस्साए हो और हमारे फूफा को काहे लपेट में ले लिए? ओकी तो कोनो गलती भी नहीं है। काहे गुस्साए हैं? 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर तुम एक धोखेबाज आदमी पैदा हुई हो गोलू। हमको शादी का सपना दिखा के हमारी भावनाओं से खेलते जरा भी लाज शर्म नहीं आई तुमको? ना कोई हीरा है, ना ही ओके बैग की जिम्मेदारी मिली है तुमका। हमको बातों में लेकर हमारे पैसों से समोसे खाए, चाय पी और हमारे को उल्लू बनाकर भाग गए। बताओ काहे किए जे ड्रामा हमारे साथ? नवरतन ने गुस्से भरे स्वर में कहा और उसके चेहरे से उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। गोलू ने सुना तो समझ गया कि उसका झूठ नवरतन के सामने आ चुका है, इसलिए उसको बहलाते हुए कहा, अरे अरे चचा, का तुम भी? किसने कहा तुमसे कि कोनो हीरा नहीं है? अरे हीरा है, बिल्कुल है, और की बैग की जिम्मेदारी भी हमें ही मिली है। का भरोसा नहीं है का आपको हम पे? नवरतन ने सुना तो गोलू को घूरने लगा और कहा, नहीं है, खाओ अपने सर की कसम। चला अपने सर की कसम खाई और हम चल बसे तो फिर पिंकी अकेली हो जाएगी। हमारे बच्चे पापा पापा किसको कहेंगे? एक काम करते हैं, फूफा की कसम खा लेते हैं। उस उलट भी गवा तो का दिक्कत है? वैसे भी अपने हिस्से की जिंदगी तो वो जी ही चुके हैं और अब तो फुलवारी से प्रेम भी नहीं रहा होगा। गोलू मन ही मन बड़बड़ाया। नवरतन ने देखा कि गोलू बहुत देर से बस मुंह बना रहा है, कुछ कह नहीं रहा, तो उसने कहा, खाओगे कसम कि हम मान ले झूठे हो तुम? नवरतन की आवाज से गोलू की तंद्रा टूटी और उसने मंगल फूफा की तरफ जाते हुए कहा, खाएंगे ना, बिल्कुल खाएंगे, लेकिन अपनी नहीं, हम अपने मंगल फूफा की कसम खाकर कहते हैं हीरा है और ओके बैग की जिम्मेदारी हमने ली है। मंगल फूफा ने सुना कि गोलू उनके सर की कसम खा रहा है तो उन्होंने गोलू का हाथ झटका और कहा, अबे हमारी कसम खाए खा रहे हो? का हमें निपटाने का सोच लिए हो? मंगल फूफा को उछलते देखकर नवरतन ने कहा, अब जे कौन है और हमको एक बात बताओ, जे की कसम खाए खा रहे तुम? गोलू, जिसका दिमाग उल्टे कामों में और मुसीबत के समय ज्यादा तेजी से चलता था, उसने लपक कर मंगल फूफा के कंधों पर बाह रखी और कहा, जे हैं हमारे मंगल फूफा। अभी तुम क्या कहे थे कि 100 कमीने मरे तो हमो पैदा हुए, तो समझ लो जब 100 महापुरुष मरे होंगे ना, तब जाकर जे पैदा हुए। इतने नेक दिल आदमी हैं। अरे आज तक एक चींटी तक नहीं मारे हैं, किसी को गलत शब्द तक नहीं कहे हैं। अरे जिनके नाम में ही मंगल है वो भला किसी का अमंगल का करेंगे? अरे हम अपने सगे बाप को इतना नहीं मानते जितना इनको मानते हैं। ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा के सर की कसम खाएं फिर भी तुमको डाउट है नवरतन? नवरतन एक बार फिर गोलू की बातों में आ गया और ना में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ मंगल फूफा हैरानी से मुंह फाड़े गोलू को देख रहे थे, क्योंकि जितनी तारीफ गोलू ने की थी उतनी तो मंगल फूफा अपने पूरे जीवन में नहीं सुने थे। गोलू ने मंगल फूफा को साइड में फेंका और नवरतन की तरफ आकर अपनी जेबें टटोलते हुए कहा, और क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हारे पैसे से समोसे खा लिए, चाय पी लिए? अभी देते हैं तुम्हारा पैसा, कभी भिखारी समझ लियो हमें? अरे अरे गोलू भाई, जाने दो यार, हम तो बस ऐसे ही कह दिए गुस्से में। हाँ हाँ, हमको पता है तुम हमसे झूठ थोड़ी कहोगे। नवरतन ने गोलू को रोककर खिसियाते हुए कहा, लेकिन गोलू फिर भी जेब से पैसे निकालने की एक्टिंग करता रहा, जबकि उसकी जेब में सिर्फ गुड्डू का दिया एक 20 का नोट था। नवरतन ने देखा कि गोलू कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, तो उसने गोलू को रोका और कहा, अरे गोलू सुनो यार, ठीक है, हो गई गलती, माफ कर दो भाई। नहीं चाहिए चाय समोसे का पैसा, उससे थूक दो। हाँ ठीक है, और ये ना समझना कि हम पैसा देना नहीं चाहते, वो तो हमारे पास खुले नहीं थे वो बखत, वरना किसी और के पैसे से पानी तक नहीं पीते हैं, गोलू ने इतरा कर कहा। नवरतन गोलू के पास आया और उसकी बाह दबाते हुए कहा, हमको बस इतना बताओ कि हीरा सच में है ना? गोलू ने सुना तो बाई भाव उठाकर नवरतन को देखा। नवरतन ने झेंप कर कहा, हमाओ मतलब तुम जो कहे वो सच था ना? मतलब हीरा है ना?
गोलू ने कुछ ही दूर सीढ़ियों पर बैठे मंगल फूफा की तरफ इशारा करके कहा, झूठ कहते तो अब तक वो आदमी निपट गया होता। ए यार नवरत्न, तुम आओ ना, जाओ यहाँ से। जे साला तुमको हमारी बात पर भरोसा ही नहीं है। हीरा के लिए हम कोनो और सोना ढूंढ लेंगे, तुम आओ जाओ। अरे अरे गोलू, नवरत्न ने गिड़गिड़ा कर कहा। नहीं नहीं, तुम आओ, निकलो। तुमको साला हम पर, गोलू गुप्ता और पिंकेश गुप्ता पर भरोसा नहीं है। नहीं, तुम आओ जाओ। तुम आओ हीरावतों का, तुम आओ पीतल के लायक भी नहीं हो। गोलू ने नवरत्न को घर के दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा। नवरत्न ने भी गोलू की बाह जकड़ ली और कहा, अरे नहीं नहीं गोलू, ऐसा करोगे का? हमें है ना, हमें है विश्वास तुम्हारी बात पर। तुम कल जाओ, हीरा जी से मिलो, उसे हमारे ब्याह की बात करो बस। जाएंगे कैसे? जाने के लिए खर्चा पानी भी तो लगता है। गोलू ने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, तो हम देते हैं ना तुमको खर्चा, ये लो। नवरत्न ने अपनी जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालकर गोलू के हाथ में थमाकर कहा। गोलू ने पैसे लिए और जेब में रखे और बोला, अब निकलो यहाँ से। 4 दिन बाद आकर हमसे मिलना हो के बाद तो बस मैं सहरा बांध के आऊंगा। नवरत्न ने सुना तो मारे खुशी के उसके बदन में झुरझुरी सी होने लगी और वह शर्माते हुए वहां से भाग गया। कहाँ नवरत्न गोलू को मारने के इरादे से आया था और कहाँ गोलू ने उससे पैसे ऐंठ कर उसे बेवकूफ बना दिया। नवरत्न के जाने के बाद गोलू जैसे ही पलटा, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। सीढ़ियों पर खड़े गुप्ता जी उसे ही घूर रहे थे। गोलू ने झेपते हुए उनके सामने आया तो गुप्ता जी ने कहा, गुडुआ के साथ मिलकर कांड करते थे, ऊ का कम थे जो अब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेना भी शुरू कर दिया। अरे पिताजी, वो तो हमारा पुराना हिसाब रहे नवरत्न के साथ, वही वापस किया है उसने, गोलू ने कहा। गुप्ता जी नीचे आए और गोलू का कान पकड़कर उसे आगे पीछे करते हुए कहा, जिस सर और दाढ़ी के बाल ना धूप में सफेद नहीं किए हैं हमने, पूरे कानपुर को पगला सकते हो, हमको नहीं। अंदर जाकर नहा लो, तबेले में पड़े गोबर के जैसन पास मार रहे हो। बेचारा गोलू सब जगह बड़ी बड़ी बातें कर सकता था, धौंस जमा सकता था, लेकिन बेचारे की अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं थी और गुप्ता जी के सामने तो बिल्कुल नहीं। गोलू ने अपनी ही शर्ट को सूंघ कर देखा और अगले ही पल उल्टी वाला मुंह बनाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मंगल फूफा भी गुप्ता जी से नजरें बचाकर वहां से चले गए और गुप्ता जी इधर उधर देखकर वापस अंदर चले गए। मिश्रा जी का घर कानपुर। क्या हुआ प्रीति, तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो? सीढ़ियों से ऊपर जाती वेदी ने प्रीति से पूछा, जिसने वेदी का हाथ थामा हुआ था। सभी नीचे थे और प्रीति वेदी को लेकर छत पर चली आई। अरे बताओ भी, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? सब तो नीचे है, वेदी ने हैरानी से कहा। प्रीति ने उसका हाथ घुमाकर उसे अमन की तरफ किया, जो कि छत पर वेदी का इंतजार कर रहा था। अमन को वहां देखते ही वेदी का दिल धड़क उठा और वह शर्मा कर जाने लगी। प्रीति ने वेदी को रोका और कहा, अरे कहाँ जा रही हो? मेरा भाई बेचारा तुमसे बात करने के लिए आया है और तुम भाग रही हो। वैसे भी आज रात हम सब वापस जाने वाले हैं, तो जाने से पहले बात कर लो, फिर तो सीधा शादी में ही मिल पाओगी। वेदी ने सुना तो अमन की तरफ देखा और जवाब में अमन ने भी हामी में गर्दन हिला दी। प्रीति ने जाते जाते वेदी के कंधे से अपने कंधे को टकराया और धीरे से कहा, शादी से पहले तुम्हारा अमन के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट तो बनता है ना? धत बेशरम, वेदी ने कहते हुए धीरे से प्रीति की बाह पर मारा तो प्रीति हंसते हुए वहां से चली गई। वेदी और अमन अब आमने सामने थे। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी और इस वक्त सगाई की अंगूठियां दोनों की उंगलियों में चमक रही थी। वेदी पलके झुकाए अमन के सामने खड़ी थी और अमन मुस्कुराते हुए प्यार से वेदी को देख रहा था। कुछ देर बाद वेदी ने पलके उठाकर अमन को देखा और फिर दीवार की तरफ चली आई। अमन भी वेदी के बगल में आया तो वेदी ने कहा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? नीचे सबको पता चला तो क्या सोचेंगे? इसमें क्या सोचना है, हमारी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है, और वैसे भी जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। अमन ने प्यार से शिकायती लहजे में कहा। कैसे करते, नीचे सब हैं, अम्मा, पिताजी, लवली भैया, गुड्डू भैया, भाभी और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो हैं। अब उनके सामने तुमसे क्या बात करें? वेदी ने भी उसे शिकायती लहजे में कहा। अमन ने वेदी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं कर सकती? हमें शर्म आती है। पता है आज सबके बीच जाने में कितनी शर्म लग रही थी हमें, वेदी ने मासूमियत भरे स्वर में कहा।
आज इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो तुम, अमन ने कहा। वेदी ने सुना तो अमन की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर एकदम से कहा, अच्छा तुम हमारे लिए कुछ तोहफा लाने वाले थे, बताओ कहाँ है। अमन वेदी के सामने आया और अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और एकदम से उसके सामने बैठ गया। उसने अपना एक घुटना जमीन पर टिकाया और दूसरे घुटने को हाथ से छूकर कहा, अपना पैर यहाँ रखो। वेदी ने चप्पल निकाला और अपना पैर अमन के घुटने पर रख दिया। अमन ने डिब्बे में रखी महीन पायल निकाली और वेदी के पैर में पहना दी। ये देखकर वेदी मुस्कुरा उठी। अमन ने उसके दूसरे पैर में भी पायल पहना दी और उठकर कहा, कैसा लगा मेरा तोहफा? ये तो बहुत सुंदर है, वेदी ने खुश होकर कहा। और मेरा तोहफा? अमन ने वेदी के सामने अपनी हथेली करके कहा। हम तो तुम्हारे लिए कुछ लेना भूल ही गए, वेदी ने मायूसी से कहा। अमन ने दोनों हाथों को बांधा और वेदी की तरफ देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो मुझे कुछ और भी दे सकती हो। क्या? वेदी ने पूछा। अमन ने वेदी की तरफ देखते हुए उंगली से अपने गाल को छुआ और ये देखकर वेदी शर्मा गई और अमन को साइड में धकिया कर वहां से जाते हुए कहा, बेशरम। अमन मुस्कुराने लगा। वेदी जाते जाते रुकी और वापस आकर अपने होठों से अमन के गाल को छुआ और वहां से चली गई और पीछे छोड़ गई शर्म से लाल होते अमन को। ऊपर अपने कमरे के बाहर हॉल की बालकनी में खड़ा लवली फोन पर किसी से बात कर रहा था और चक्कर काट रहा था। जब मनोज को कहा हुई गवा, हमारा फोन काहे नहीं उठा रहा? बड़बड़ाते हुए लवली ने एक बार फिर मनोज का नंबर डायल किया और चक्कर काटने लगा। वेदी नीचे जा चुकी थी और अमन छत पे था। गुड्डू को ढूंढते हुए प्रीति वहां आ पहुंची और एक बार फिर वह गुड्डू और लवली में उलझ गई। उसे लगा बालकनी में फोन कान से लगाए गुड्डू खड़ा है। वह लवली की तरफ आई और लवली जैसे ही पलटा उसने जोर से धप्पा कहा। लवली चौंक गया, जिससे उसके हाथ से फोन फिसल कर वहीं पास पड़े पानी के टप में जा गिरा। लवली ने देखा कि फोन पानी में गिर गया है तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। उसने प्रीति की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ये क्या बचपना है? अकल नहीं है तुम्हें? हमारा फोन पानी में गिरा दियो। गुड्डू की साली हो, हमारी नहीं। हमसे जे हंसी ठिठोली करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हारी अम्मा ने तुमको कुछ सिखाया है कि नहीं? गुस्से गुस्से में लवली के मुंह में जो आया वह बोलता चला गया और प्रीति खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह गुड्डू समझकर जिसके पास आई थी वह लवली था और जैसे ही लवली ने माँ का नाम लिया, प्रीति के दिल में एक टीस उठी। अब तो कोई सामने कोई और होता तो प्रीति उससे लड़ जाती, लेकिन सामने लवली था इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं पाई। प्रीति को खामोश देखकर लवली ने पानी से अपना फोन निकाला और वहां से चला गया। उसी वक्त गुड्डू वहां आ पहुंचा। लवली के आखिरी शब्द उसके कानों में पड़ चुके थे, इसलिए वह जल्दी से प्रीति के पास आया और कहा, प्रीति, प्रीति क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? लवली भैया इतना गुस्से में काहे हैं? तुम कुछ कह दिया उनसे? प्रीति ने एक नजर गुड्डू को देखा और वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर गुड्डू का मन बेचैन हो गया। तो दोस्तों, क्या नवरत्न समझ पाएगा गोलू की चालाकी या बन जाएगा इस बार भी बेवकूफ? आखिर क्यों नहीं सुधर पा रहा गोलू? क्या उसे जरूरत है मिश्रा जी के ट्रीटमेंट की? क्या गुड्डू समझ पाएगा प्रीति को लवली का स्वभाव? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। बाय बाय।